तो दोस्तों इस महीने में 23, 24 और 25 अगस्त के जो करंट अफेयर हैं वो छूट रहे थे, तो इन तीनों दिनों के जो करंट अफेयर हैं उनको कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न बहुत ही जरूरी हैं, पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। हाल ही में किसे इंडियन बैंक का MD और CEO बनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका शांतिलाल जैन। विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट है। और शांतिलाल जैन को 3 साल के लिए इंडियन बैंक का MD और CEO बनाया गया है और वो पद्मजा चंद्रू की जगह लेंगे। शांतिलाल जैन ये बने हैं इंडियन बैंक के MD और CEO। और संदीप बख्शी, इन्हें जो है ICICI बैंक के नए MD और CEO के तौर पर नियुक्त किया गया है। अतनु कुमार दास को बनाया गया है बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO। SS मल्लिकार्जुन राव ये PNB के MD और CEO हैं। उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO हैं। और श्याम श्रीनिवासन ये फेडरल बैंक के MD और CEO हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के जो MD और CEO हैं उनका नाम है V वैद्यनाथन। तो ये जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं इनमें से कोई भी एक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, तो इनको आपको याद रखना होगा। हाल ही में किस बैंक ने नियो कलेक्शन डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका कोटक महिंद्रा बैंक। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्चेस DIY रीपेमेंट प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई 2003 में। इसके जो संस्थापक और वर्तमान में CEO हैं, MD भी हैं, उनका नाम क्या है? उदय कोटक। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको मुंबई में। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो DIY लिखा गया है, DIY रीपेमेंट प्लेटफॉर्म, DIY का मतलब होगा यहाँ पर डू इट योर, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित नियो कलेक्शंस प्लेटफॉर्म एक व्यक्तिगत और गैर दखल देने वाला अनुभव प्रदान करेगा, जिससे ग्राहक सहज पुनर्भुगतान यानी कि रीपेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बकाया का प्रबंधन अपने दम पर कर सकेंगे। तो याद रखना कि नियो कलेक्शन डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। और हाँ फ्रेंड्स, आपका रिवीजन आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो भले ही थोड़ा सा कम पढ़ो आगे वाला, लेकिन पीछे वाला रिवाइजन आपका होते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने करंट अफेयर का नोट्स नहीं बनाया है तो ये PDF आपकी बड़ी हेल्प कर सकता है। तो पिछले 8 महीने की जो PDF है ये कंबाइंड रूप में भी उपलब्ध है और हर महीने की PDF अलग अलग भी उपलब्ध है। और ये PDF आपकी आने वाली परीक्षाओं में, जैसे कि GIC की परीक्षा होने वाली है, इसके अलावा जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट होने वाली है, RO ARO की परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी, UP PCS होने वाली है और भी अन्य परीक्षाएँ हैं, तो उसमें ये PDF आपकी बड़ी हेल्प करेगी। तो अगर इसको परचेज करना है, आपके पास नोट्स नहीं है, तब आप इसे परचेज जरूर कर लीजिएगा। और इसको परचेज करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस देश में UPI यानी कि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसके माध्यम से भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने के लिए मसरिक बैंक के साथ एक समझौता किया है? तो बेसिकली आपको ये बताना है कि मसरिक बैंक ये किस देश का बैंक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि UAE, ठीक है। तो मसरिक बैंक UAE का सबसे पुराना निजी स्वामित्व वाला बैंक है, यानी कि एक प्राइवेट बैंक है। और इस सुविधा से सबसे ज़्यादा लाभ किसको होगा? जो भारतीय टूरिस्ट होते हैं, जब वहाँ पर जाएंगे तो आसानी से वो अपना भुगतान कर पाएंगे। वहाँ पर उनको मुद्रा का जो इंटरचेंज करना होता है वो नहीं करना होगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में MD और CEO कौन है? इनका नाम है दिलीप असवे। तो नाम याद रखना, NPCI के जो MD और CEO हैं इनका नाम दिलीप असवे है। और NPCI की स्थापना हुई 2008 में, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई इंडिया में। और अगर बात करें हम संयुक्त अरब अमीरात के बारे में, तो ये मिडिल ईस्ट की एक कंपनी मतलब एक कंट्री है जिसकी राजधानी कहाँ पर है? अबू धाबी में है। प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और करेंसी कौन सी है? यूनाइटेड अरब अमीरेट्स दिहरम, ठीक है। और पॉपुलेशन है कितनी? 97.7 लाख के अबाउट। हाल ही में इसरो ने किस संगठन के साथ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए समझौता किया गया है ब्रिक्स के साथ। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट है। तो इसरो के अनुसार ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका मतलब ब्रिक्स ने रिमोट सेंसिंग डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है के सिवन। स्थापना हुई थी कब? 15 अगस्त 1969। हेड ऑफिस मिलेगा आपको बेंगलुरु कर्नाटक में।
एक बात और याद रखना कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के सिवन यानी कि कैलाश वड्यूक सिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है, IAA के वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मार्च 2021 में। हालांकि ये जो पुरस्कार है वान कर्मन पुरस्कार ये 2020 का था, ठीक है। और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी कि IAA का जो हेड ऑफिस है वो मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। हाल ही में किसने संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार खतरों से बचाने के लिए एक उन्नत चाफ प्रौद्योगिकी, एक चाफ टेक्नोलॉजी को विकसित किया है? तो ये है DRDO। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, चाफ मुख्य रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर माप है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि अगर कोई अपना विमान है वो उड़ रहा है तो जो दुश्मन का रडार होगा उसको वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, और ये जो चाफ टेक्नोलॉजी है एक भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा कर देगी दुश्मन के रडार के लिए। तो वर्तमान में DRDO के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1958 में, वही वर्ष जिस वर्ष नासा की स्थापना हुई थी। तो दोनों को आप रिलेट करके याद रखना। और DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी को अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2019 के मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया था। तो एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है। एक्चुअली में अगर आप UPPSC की जो परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो यहाँ पर 1-2 साल पुराने जो फैक्ट हैं वो भी पूछे जाते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश से 70,000 कितने 70,000 AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर हो जाएगा रूस। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो रूस से 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और हथियार सबसे पहले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जैसे संवेदनशील हवाई बेसों के साथ फील्ड एरिया में सैनिकों को मुहैया कराया जाएगा। और सरकार के सूत्र ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि सेना को इस वक्त करीब 1.5 लाख नई असॉल्ट राइफल की दरकार है। तो बाकी बची राइफलों की पूर्ति भारत और रूस के बीच होने वाली ज़्यादा उन्नत AK-203 राइफल से की जाएगी। अभी जो आ रही है वो कौन सी है? AK-103 है। जो नेक्स्ट आएगी 1.5 लाख वो आएगी AK-203। तो AK-203 असॉल्ट राइफलों के अनुबंध सेना के तहत किया जा रहा है। सेना को अपने सैनिकों की मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए करीब 6.5 लाख राइफलों की ज़रूरत है। तो वायुसेना की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 4,000 SIR असॉल्ट राइफलों को खरीदने की तैयारी भी की जा रही है। दरअसल भारत ने 2019 में रूस के साथ उत्तर प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कोरबा प्लांट में 7.5 लाख AK-203 राइफल बनाने का करार किया था, लेकिन प्लांट में अभी काम शुरू नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि भारत ने 70,000 राइफल सीधे रूस से खरीदने का फैसला किया है। भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माड़ा में 11,000 फुट की ऊंचाई पर एक हर्बल गार्डन विकसित करने की योजना केंद्र सरकार ने बनाई है। तो माड़ा गांव किस प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा माड़ा गांव ये स्थित है उत्तराखंड में। विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर के पास माड़ा गांव में वन पंचायत की ओर से उपलब्ध कराई गई लगभग 3 एकड़ भूमि पर इस पार्क को केंद्र सरकार की कैंपा योजना के तहत विकसित किया जाएगा। और इस गार्डन में औषधि महत्व की लगभग 40 प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। अब बात यहाँ पर हो रही है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एग्जाम में ये बिंदु पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 9 नवंबर को हुई थी सन 2000 में। ये आप जरूर याद रखना। और वर्तमान में जो इसके CM हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है। उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें बरास, माना, लिपुलेख, थांगला, चिरीचुन इत्यादि दर्रे हैं। अब यहाँ पर 3 बिंदु जरूर याद रखना। देश का जो पहला कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क खोला गया था वो मनुस्यारी में खोला गया उत्तराखंड में। इसके बाद याद रखना एक पॉलिनेटर पार्क बना है, पॉलिनेटर पार्क, ये भी देश का पहला पॉलिनेटर पार्क है जो कि हल्द्वानी में बना है उत्तराखंड में। और इसके बाद देश का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन बनाया गया है देहरादून के चकराता क्षेत्र के देवबन में। ठीक है। और जो क्रिप्टोग्राम होते हैं वो ऐसे प्राचीन पौधे हैं जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते, जैसे कि शैवाल, काई, फर्न, कवक, लाइकेन आदि आदि। तो याद रखना कि कवक पार्क, पॉलिनेटर पार्क और क्रिप्टोगैमिक पार्क तीनों मिलेंगे आपको कहाँ पर? उत्तराखंड में। भारत ने किस गैस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए
किगाली समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो किगाली समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसको कम किया जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट है, HFCs, ठीक है। तो HFCs को चरणबद्ध तरीके से बंद करने पर ग्रीन हाउस गैसों के बराबर लगभग 105 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। सन 2100 तक वैश्विक तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस मतलब लगभग आधे डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से इससे बचाव हो सकेगा और जो ओजोन परत है उसका संरक्षण भी हो सकेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत और उत्पादन को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करता है। तो अब जो HFCs हैं यानी कि यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस जो हैं उसको भी भारत क्रमशः कम करने का प्रयास करेगा। हाल ही में किस कंपनी ने स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव नामक एक नई पहल की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फेसबुक इंडिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और फेसबुक इंडिया ने इस पहल की घोषणा एक वर्चुअल इवेंट इनेबलिंग MSME ग्रोथ थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन में की और इसे जो है फिक्की के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। तो याद रखना कि फिक्की के साथ फेसबुक ने इस पहल की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहायकों, ड्राइवरों और पुजारियों के लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा की है? तो जितने भी सहायक हैं, ड्राइवर हैं और पुजारी हैं उनको मिलेगा 10,000 से 15,000 रुपये तक। तो ये जो पहल है इसकी शुरुआत हुई है असम में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इस राहत पैकेज में निजी बस चालकों और सहायकों को एक मुश्त 10,000 और मंदिर के पुजारी और नामघरों के मुखियाओं को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो एक मुश्त राशि मिलेगी 10,000 और 15,000 की। 26 से 29 अगस्त 2021 गुआम द्वीप में आयोजित मालाबार युद्धाभ्यास 2021 में भारत, अमेरिका और जापान ने प्रतिभाग किया। चौथा देश कौन सा रहा? तो चौथा देश रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और आपको बता दें कि मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई थी 1992 में, तब केवल 2 देश इस युद्धाभ्यास को करते थे, भारत और अमेरिका। 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ और 2020 से ऑस्ट्रेलिया भी इसमें प्रतिभाग कर रहा है। अब याद रखना कि 2018 में मालाबार युद्धाभ्यास ये कहाँ पर हुआ था? गुआम अपतटीय क्षेत्र में। 2019 में यह अभ्यास हुआ जापान अपतटीय क्षेत्र में और 2020 में 2 चरणों में यह अभ्यास संपन्न हुआ था। पहला चरण बंगाल की खाड़ी में, दूसरा चरण अरब सागर में। और अब 2021 का जो युद्धाभ्यास है इसे अमेरिकी नियंत्रण वाले गुआम द्वीप में किया जा रहा है, यानी कि 2018 वाले लोकेशन पर। और इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS शिवालिक और पनडुब्बी विध्वंसक युद्धपोत INS कदमत ने हिस्सा लिया है। तो यह नाम याद रखना, INS शिवालिक और INS कदमत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो इस योजना के तहत बालिकाओं के उच्च शिक्षा में अगर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रवेश लेती हैं तो उनको 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह योजना 22 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन से शुरू हो गई है और इसके लिए छात्राओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश के जो CM है उनका नाम है, क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अजीज़ उल्लाह फजली, विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अजीज़ उल्लाह फजली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीब 20 साल से सदस्य हैं और वो अफगानिस्तान में जब खेल की स्थापना हुई, पहले तो अफगानिस्तान में कोई भी खेल नहीं होता था, लेकिन जब खेलों के लिए जब कमेटियां बनाई गई तो उसमें शुरुआती खिलाड़ियों में से एक हैं अजीज़ उल्लाह फजली। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है नकुल चोपड़ा, ठीक है, नकुल चोपड़ा बनाए गए हैं BARC यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के CEO। तो टेलीविज़न निगरानी एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने नकुल चोपड़ा को बना दिया है 25 अगस्त को इसका CEO और इस स्थान पर वो सुनील लुल्ला का स्थान लेंगे। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको मुंबई में। स्थापना हुई कब? 2010 में। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है पुनीत गोयनका। केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए MSME और अन्य कंपनियों की मदद से किस फंड को लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका नाम है उभरते सितारे फंड, विकल्प ए इसका करेक्ट है। और यह फंड भारतीय कंपनियों को इक्विटी या इक्विटी जैसे उपकरणों, ऋण, तकनीकी सहायता जिसमें सलाहकार सेवाएं, अनुदान और सॉफ्ट लोन शामिल हैं,
में निवेश के माध्यम से वित्तीय और सलाहकार सेवाएं दोनों का संरक्षित समर्थन मिलेगा। तो बस इतना याद रखना कि एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद के लिए एक फंड की शुरुआत की गई है जिसका नाम है उभरते सितारे फंड। हर साल किस तिथि को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष होता है कब? 23 अगस्त को। और इस दिन को यूनेस्को द्वारा ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए मनाया जाता है और यह उन पुरुषों और महिलाओं को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने 1791 में सेंट डोमिंगो में विद्रोह किया था और गुलामी और अमानवीकरण के अंत का मार्ग जो था उसको प्रशस्त किया था। तो इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन मनाया जाता है 23 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना शुरू की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना शुरू की गई है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी है और पानी के ऊपर जो है सोलर प्लांट लगाए गए हैं। तो देखो, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सीमाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये पावर प्लांट 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाला पहला सोलर प्लांट है और ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इससे लगभग 7000 घरों में मतलब रोशनी फैलेगी और यह प्लांट जलाशय में 75 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें किसी भी नॉर्मल सोलर पावर प्लांट से ज़्यादा बिजली पैदा करने की क्षमता है। तो फ्रेंड्स, क्या है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट? तो आपको बता दें कि यह फ्लोटिंग सोलर प्लांट किसी भी ज़मीन पर जो सोलर प्लांट लगाए जाते हैं उनसे काफ़ी अलग होता है। यह भूमि में आधारित सोलर प्लांट के लिए एक ऐसा विकल्प होता है जिसमें वाटर बॉडीज़ की सतह पर फोटोवोल्टिक पैनलों की तैनाती की जाती है। अक्सर सोलर प्लांट्स लगाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें ग्रिड कनेक्टिविटी, भूमि अधिग्रहण, विनिमय जैसे चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स इन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। और इन फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स को स्थापित करने का एक अन्य लाभ वाटर बॉडीज़ का कूलिंग प्रभाव है। इससे इन सौर पैनलों का प्रदर्शन 5 से 10% तक बढ़ जाता है। बता दें कि भारत में पहला जो सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाया गया था ये 2014 में लगा था। कहाँ पर लगा था? तो कोलकाता में लगा था। और यहाँ पर जो मददगार संस्था है उसका नाम है एनटीपीसी। तो वर्तमान में जो एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं और एमडी हैं उनका नाम है गुरदीप सिंह। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दिल्ली में। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है। हिसार हवाई अड्डे का नाम अब हो जाएगा अग्रसेन हवाई अड्डा, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। और आपसे प्रश्न ये है कि हिसार ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और बात है हरियाणा की, तो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कुछ परिवर्तित नाम के बारे में। तो इसमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जोधपुर में था, इसका नाम हो गया है अब महेश नगर रेलवे स्टेशन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदल कर दिया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। मड़ुवाडी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया है भारी उद्योग मंत्रालय। गो एयर एयरलाइंस का नाम अब हो गया है गो फर्स्ट। मोटेरा स्टेडियम का नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नील द्वीप का नाम बदल कर दिया गया है शहीद द्वीप। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम हो गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम जो कि कर्नाटक में स्थित है तो इसका नाम बदलकर हो गया है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम हो गया है अब बदलाव। तो ये आपको याद रखना है। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों की पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे कमोमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 अगस्त को। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। इसकी शुरुआत हुई 2019 में। और जायर अल बहर नामक नौसैनिक अभ्यास ये भारत इस देश के साथ करता है तो उत्तर हो जाएगा कतर के साथ। अच्छा, सिंगापुर के साथ कौन सा युद्धाभ्यास करता है भारत? सबसे चर्चित वाली बात कर रहा हूँ तो ये है सिम्बैक्स। श्रीलंका के साथ जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है मित्र शक्ति। जापान के साथ सिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन। ठीक है।
तो जायर अल बहर ये किया जाता है कतर के साथ, भारत और कतर। अब एक प्रश्न आपसे, ये बताओ कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो अगस्त के महीने का यह एक महत्वपूर्ण दिवस है, इसके बारे में आपको बताना है। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और पूरे 8 महीने का जो करंट अफेयर है उसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।